नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 17वीं सदी के एक महान भारतीय शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के उस जबरदस्त मास्टर प्लान के बारे में जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी थी। सोचिए, उस दौर के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब अपने सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर एक तरह से खारिज कर देते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार, एक मल्टी लेयर्ड प्लान में। एक ऐसी योजना जिसके दम पर उन्होंने एक छोटी सी जागीर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो भी तब जब चारों तरफ से दुश्मन उन्हें घेरे हुए थे। तो चलिए इस योजना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब देखिए, सामना था विशाल मुगल सेनाओं से। तो शिवाजी की योजना का पहला हिस्सा ही ये था कि जंग के जो नियम हैं उन्हें ही बदल दिया जाए। उनकी पूरी सैन्य रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे गनीमी कावा कहते थे, मतलब छिपकर वार करना। दूसरा, डिफेंस के लिए 240 से ज्यादा पहाड़ी कुलों का एक ऐसा नेटवर्क जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। और तीसरा, समुद्र तट पर अपना दबदबा कायम करने के लिए एक ताकतवर नेवी। वो सीधे सीधे बड़ी सेनाओं से नहीं भिड़ते थे, बल्कि अपनी स्पीड और इलाके की जानकारी का इस्तेमाल करके दुश्मन को मुश्किल पहाड़ी रास्तों में फंसाते थे और फिर अचानक हमला कर देते थे। ये एक क्लासिक रणनीति थी, जहां एक छोटी सी सेना भी एक बहुत बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता, है ना? उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम भी तो चाहिए। तो शिवाजी की योजना का दूसरा हिस्सा था शासन का एक मजबूत इंजन तैयार करना। इसके लिए शिवाजी ने बनाया अष्टप्रधान मंडल, मतलब 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे फाइनेंस से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक हर डिपार्टमेंट के लिए एक डेडिकेटेड मंत्री था। काम का बंटवारा एकदम साफ था। और ये मत सोचिए कि ये सब बस ऊंचे लेवल पर था। नहीं, इस योजना का असर आम आदमी तक पहुंचता था। इसका एक कमाल का सबूत है हाल ही में मिला 344 साल पुराना एक खत। इस चिट्ठी में उन्होंने एक लोकल झगड़े में खुद दखल दिया और एक गांव के अफसर को यकीन दिलाया कि उसके साथ न्याय होगा। ये बताता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से लेकर नीचे तक जवाबदेह था। तो युद्ध हो गया, प्रशासन हो गया। अब आता है शिवाजी की योजना का तीसरा और शायद सबसे दूर की सोच वाला हिस्सा, एक नई, एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाना। उन्होंने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम उठाया। उस जमाने में मुगलों और सल्तनतों की भाषा थी फारसी। शिवाजी ने उसे हटाकर एडमिनिस्ट्रेशन में मराठी और पूजा पाठ में संस्कृत को बढ़ावा दिया। ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये अपनी एक अलग पहचान बनाने का ऐलान था। और इसी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक थी उनकी शाही मुहर, जिसे राजमुद्रा कहते हैं। खास बात ये थी कि ये भी फारसी में नहीं बल्कि संस्कृत में थी। इस मुहर पर जो लिखा था वो अपने आप में एक मिशन स्टेटमेंट था। एक ऐसा राज जो हमेशा बढ़ता रहेगा और जिसका एक ही मकसद होगा, लोगों की भलाई। ये उनकी सोच के दिल को मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। समय के साथ शिवाजी का बनाया हुआ साम्राज्य तो बिखर गया, लेकिन उनकी योजना और उस योजना से जुड़े जो ताकतवर प्रतीक थे वो आज भी जिंदा हैं। इन्हीं प्रतीकों में से एक बहुत खास है, उनकी मशहूर भवानी तलवार। पर एक मिनट, असली तलवार कौन सी है? क्या हमें ये पता है? मामला थोड़ा पेचीदा है। कम से कम 3 अलग अलग तलवारें हैं जिन्हें असली भवानी तलवार होने का दावा किया जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि असली तलवार कोई भी हो, उससे ज्यादा ताकतवर उस तलवार का आइडिया बन गया। एक ऐसा आइडिया जो मराठा शक्ति का प्रतीक है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। खास तौर पर जो तलवार लंदन में है वो आज भी एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। कई नेता उसकी भारत वापसी की मांग करते हैं ताकि वो खुद को शिवाजी की विरासत के वारिस के तौर पर दिखा सकें। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। शिवाजी की असली कामयाबी सिर्फ एक साम्राज्य बनाने में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त योजना और इतने ताकतवर प्रतीक बनाने में थी जो 350 साल बाद भी हमारी पहचान और हमारी राजनीति पर असर डाल रहे हैं। यही उनकी भव्य योजना की असली विरासत है।